वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस एन एंजल राज 29 में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूं। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही न्यू टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नाम है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। आजकल के एग्ज़ाम में देखा जाता है कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अक्सर स्टूडेंट का गलत हो जाता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन तीनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। फिर भी अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो अनमैरिज होने की कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए और हमसे पूछिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला टॉपिक है संसद। तो यहाँ देखिए, संसद क्या होता है। अगर संसद राज्य देश का सर्वोच्च अंग है, यानी संसद जो होता है हमारे देश का सबसे बड़ा अंग होता है। और फिर यहाँ देखिए संसद के कितने सदन होते हैं। पहला हो गया, संसद जो होता है हमारे देश का सबसे बड़ा अंग होता है। दूसरा होता है संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं। पहला यहाँ देखिए लोकसभा, दूसरा यहाँ देखिए राज्यसभा। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे कोई पूछता है कि संसद किसे कहते हैं तो आप ये नहीं बताएंगे कि लोकसभा राज्यसभा, आप उसको आंसर में ये बताएंगे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही संसद है। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का सम्मिलित स्वरूप जो होता है वो ही संसद कहलाता है। तो यहाँ देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा और राज्यसभा में सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसे कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान भी कहा जाता है। और लोकसभा जो होता है वो संसद का निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन होता है। राज्यसभा जो होता है वो संसद का उच्च सदन और द्वितीय सदन भी होता है। अब यहाँ देखिए गाइस, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसके सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अब अगली हेडिंग है सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या देख लेते हैं, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ देखिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 हो सकती है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य जो होते हैं वो भारतीय संघ के राज्यों से, व अधिकतम 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे, तथा 2 सदस्य जो होते हैं वो आंगल्य भारतीय समूह के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी लोकसभा के सदस्यों में से जो 2 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा का संगठन, लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा और इसका कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सदस्यों का निर्वाचन होगा, यानी 5 वर्ष के बाद अलग अध्यक्ष चुना जाएगा, अलग अध्यक्ष। ठीक है, अब अगली हेडिंग है निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वयस्क मताधिकार किसे बोलते हैं। तो वयस्क किसे बोलते हैं जिसकी आयु 18 वर्ष होती है। प्रारंभ में 21 वर्ष की आयु वाले प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अब यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मतदाता की योग्यताएं। तो पहला देखते हैं, भारत का नागरिक हो, यानी वो जो मतदान करने के लिए व्यक्ति जा रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, यानी उसकी आयु जो होती है वो 18 वर्ष की या 18 वर्ष से अधिक भी होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आयु जो होती है 18 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को ही वयस्क समझा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा हो, वो 15 साल का हो, 18 साल से कम आयु की उसकी एज हो तो वो जाके मतदान करे, ऐसे नहीं। उसकी आयु जो होती है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा हम देखते हैं पागल एवं दिवालिया ना हो, यानी वो पागल वागल ना हो। जैसे कोई भी सड़क पर व्यक्ति चल रहा है, वो पागल है या फिर वो कम सुनता है, तो आप उससे बोलेंगे कुछ और, वो करेगा कुछ और, तो उसका भी मतदान जो है वो नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो, यानी जो मतदान करने के लिए कार्ड बनता है उसमें उसका नाम जरूर हो। जब उसका नाम रहेगा तभी वो मतदान कर सकता है। अब यहाँ देखिए लोकसभा का कार्यकाल, यानी लोकसभा के पद पर जो व्यक्ति आसीन होगा या जो व्यक्ति उस लोकसभा के पद को धारण करेगा उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, यानी वो कितने समय के लिए होना चाहिए। चलिए यहाँ नीचे देखते हैं, भारतीय संविधान के 88(2) के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88(2) के अनुसार
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। यानी जो लोकसभा के पद पर आसीन होगा व्यक्ति या धारण करेगा उसको वो 5 वर्ष के लिए होगा। जैसे हमारे गांव में अक्सर प्रधान वगैरह का चुनाव होता है तो वो 5 साल के लिए होते हैं, सेम उसी तरह लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। किंतु इस अवधि के पूर्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह, यानी इस अवधि के पहले यानी 5 साल के पहले भी अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग भी किया जा सकता है। 5 साल के पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग भी कर सकती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है पदाधिकारी। तो यहाँ देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। तो मैंने आपको बताया कि पहले लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो 552 होते हैं। तो 552 में से वो एक को अध्यक्ष चुनेगी और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी और इनका भी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। और यहाँ नीचे देख लीजिए संविधान के अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। यानी इनको वेतन वगैरह संसद के मतलब उधर से दिया जाता है। इन दोनों पदाधिकारियों को वही सुविधाएं प्राप्त होती है जो एक मंत्री को प्राप्त होती है। यानी इन अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वही सुविधाएं प्राप्त होती है जो एक मंत्री को प्राप्त होती है और इनका भी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब यहाँ देखिए नीचे देखिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं, यानी लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है, उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला है भारत का नागरिक हो, यानी वो भारत का ही रहने वाला हो। दूसरा है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जिसकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा की होगी या 25 वर्ष की होगी वही लोकसभा का सदस्य बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। 25 वर्ष से कम आयु वाले जैसे 23, 24 जो भी है वो लोग लोकसभा के सदस्य बनने के काबिल नहीं होंगे। तीसरा है वो पागल और दिवालिया ना हो, यानी वो पागल और दिवालिया ना हो, उस मानसिक स्थिति उसकी ठीक होनी चाहिए, तभी वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। यहाँ देखिए क्या होता है अधिवेशन मतलब होती है बैठक। तो लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। यानी लोकसभा राज्यसभा का जो बैठक होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। इस संबंध में नियम यह है कि लोकसभा की बैठकों में 6 माह का अंतर होना चाहिए। यानी लोकसभा की बैठक जो होती है 6 महीने से पहले बुलाई जाती है। अब यहाँ नीचे देखिए लोकसभा नेक्स्ट हेडिंग है लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके क्या अधिकार होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं। तो पहला आता है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी लोकसभा की बैठकों की यानी लोकसभा की जब बैठक होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो दूसरा है सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, यानी जब उसकी बैठक होती है तो उसमें शांति व्यवस्था वगैरह ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है, उसको बनाए रखना। और अगर कोई भी व्यक्ति सदन में यानी लोकसभा में अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो उसे बाहर निकालता है लोकसभा अध्यक्ष, उसे बाहर जाने का आदेश लोकसभा अध्यक्ष देता है। तीसरा पॉइंट है लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, यानी लोकसभा का और राज्यसभा के जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं यानी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। मैं आपको इसमें बस मेन पॉइंट समझा रही हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए नीचे देख लीजिए सदस्यों को सदन में भाषण की अनुमति देना, यानी जब कोई भी सदस्य जो लोकसभा का सदस्य होता है लोकसभा में उसको भाषण देने की अनुमति उसको लोकसभा अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट है सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करना, यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके जो विशेष तरीके के अधिकार होते हैं उसकी रक्षा कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट हेडिंग है लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य, यानी लोकसभा की शक्तियाँ क्या होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ है नीचे देखिए आप लिखा है लोकसभा जो होती है भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन है। मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया कि लोकसभा जो होती है वो प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन होती है, वहीं पर ये बात आ गई। अब देखिए लोकसभा भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन होता है। लोकप्रिय सदन क्यों होता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, यानी ये जो लोकसभा होता है इसकी शक्तियाँ जो होती हैं वो राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इसे राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है।
तो यहाँ देखिए क्यों ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। तो पहली हेडिंग इसमें हम डालेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या होती है? कानून से रिलेटेड होती है। तो यहाँ देखिए कानून निर्माण के संबंध में लोकसभा की शक्तियाँ अनन्य हैं। भारत संविधान के अनुसार लोकसभा जो होती है, लोकसभा सभी विषयों पर समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। यानी ये जो लोकसभा होती है कानून निर्माण करने में इसकी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। क्यों ज़्यादा होती हैं? क्योंकि हम यहाँ 3 संघ पाए जाते हैं, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों पर ये जो लोकसभा होती है अपना कानून निर्माण कर सकती है। इसीलिए विधायी शक्तियाँ इसकी लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके कानून निर्माण की जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्यसभा से ज़्यादा होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। वहाँ मैंने बताया विधायी शक्तियाँ, दूसरी हेडिंग है देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? वित्तीय शक्तियाँ। पहली हेडिंग थी विधायी शक्तियाँ, दूसरी हेडिंग है वित्तीय शक्तियाँ। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। तो देखिए इसके अंतर्गत देखते हैं नीचे, संविधान के अनुच्छेद 109 की व्यवस्था के अनुसार कोई भी धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। क्योंकि ये जो धन विधेयक होता है, धन से रिलेटेड जितने भी विधेयक होते हैं उनको धन विधेयक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विधेयक क्या होते हैं? तो जो भी ये विधेयक होते हैं वो विधि निर्माण करने की एक प्रक्रिया होती है। ये जो होता है इसमें से कई विधेयक, जैसे कई विधेयक होते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए सरकारी विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया। तो इनमें से जो धन विधेयक होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ये धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। तो लोकसभा की शक्तियाँ जो होती वो राज्यसभा से ज़्यादा हुई ना। तो ये जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास बस सिफारिश के लिए भेजती है। 14 दिन बाद राज्यसभा धन विधेयक को लोकसभा में वापस भेज देता है। इस प्रकार इससे इसका नोट क्या आता है? लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ अनन्य होती हैं और राज्यसभा की गौड़, यानी लोकसभा की जो वित्तीय शक्तियाँ होती हैं वो राज्यसभा से ज़्यादा होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। यानी अब इसके अंतर्गत देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी ये जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा पर पूर्ण निर्भर होता है। ये अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। यानी लोकसभा जो होता है अगर उसे मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाना हुआ तो वो उस पर अविश्वास का प्रस्ताव डालकर उसको उसके पद से हटा सकती है। यानी उसको विश्वास नहीं है ये बोलकर उसे उसके पद से हटा सकती है, उससे प्रश्न पूछकर उसके पद से हटा सकती है। तो यहाँ क्या होता है? पूरा मिलकर आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी पूर्ण उसी पर निर्भर होता है। लोकसभा जब चाहे उसको उसके पद से हटा सकती है। तो यहाँ नेक्स्ट आता है हमारा निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। यानी लोकसभा जो होता है किन किन के निर्वाचन में, किन किन के चुनाव में वो भाग ले सकता है। लोकसभा के जो, अब यहाँ देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। यानी ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सबके निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। यहाँ देखिए न्याय संबंधी शक्तियाँ। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लगा सकती है। यानी जो ये लोकसभा होती है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लगा सकती है। और दूसरा यहाँ है राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन घोषणा को एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक लागू रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृतियाँ आवश्यक है। यानी जो ये राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा करता है उसको हम आगे वीडियो में जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाएंगे तो उसके आगे वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपति जो होता है आपातकालीन घोषणा क्यों करता है और किस चीज़ के लिए करता है। तो उसके लिए भी लोकसभा की अनुमति आवश्यक है, वरना वो माना नहीं जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पढ़ाने में कोई भी त्रुटियां हुई हों तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम उसका सुधार अपनी अगली वीडियो में कर सकें। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें, इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।